बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेसन में टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स को तफसीलन स्टडी किया था, जिसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम्स, इंटरकलेरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स को स्टडी किया और हमने देखा कि इस तरह से ये डिवाइड करके और प्लांट्स की लेंथ में और उसकी विड्थ में इजाफा करते हैं। तो ये इसी लेक्चर की कंटिन्यूशन आज के लेक्चर के अंदर जो है वो चलेगी ग्रोथ के हवाले से। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ की कितनी टाइप्स होती हैं। प्लांट में बेसिकली दो ही तरह की ग्रोथ होती है। एक सबसे पहले वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ ये एपिकल मेरिस्टेम्स जो कि स्टेम्स और रूट के टर्मिनल पार्ट्स या उनके एपिसिस के ऊपर जो मेरिस्टेम्स मौजूद होती है, ये उनके डिवीजन से, उनकी एक्टिविटी से जो पौधे की लंबाई में इजाफा होता है, तो इस लंबाई में इजाफे को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को जैसे बताया था कि प्लांट की थिकनेस के अंदर जो इजाफा होता है, प्लांट की मोटाई में जो इजाफा होता है, खास तौर पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं और वेस्कुलर कैम्बियम है, इनके डिवीजन से। कि वेस्कुलर कैम्बियम आप लोगों को बताया था कि ये किस तरह से डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज बनाती हैं, जो कि प्लांट की थिकनेस में इजाफा करती है। इसी तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूशन करती हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बाद हम देखेंगे ग्रोथ की कितनी फेजेस होती हैं। प्लांट्स की इलोंगेशन और थिकनेस में जो इजाफा होता है, बेसिकली मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर जो ग्रोथ है वो 4 फेजेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। नंबर फर्स्ट पे है सेल डिवीजन, उसके बाद है सेकंड नंबर पे सेल इलोंगेशन। पहले सेल डिवाइड होते हैं, फिर सेल इलोंगेट होते हैं। सेल इलोंगेट होने के बाद मैचुरेशन है, जिसमें सेल्स मैच्योर होती हैं, अपने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की तरफ वो मूव करना शुरू करते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इस के दौरान के सेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है और ख़ास तौर पे जो रूट्स और शूट्स के जो एपिसिस हैं, जो उनके टर्मिनल पार्ट है, वहाँ पे सेल्स का साइज हमेशा छोटा होता है। स्मॉल और स्फेरिकल सेल्स होते हैं और इनके न्यूक्लियाई भी स्फेरिकल होते हैं, जो सेल के सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा, प्लांट का जो सेल है तो उसके सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है मेच्योर सेल्स के अंदर। लेकिन जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं पाया जाता, बल्कि उनके अंदर जो है लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। और ऐसे सेल्स तकरीबन नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोप के अंदर प्लांट के डिवाइडिंग सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जिन जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, एक तो उनका साइज छोटा होता है, दूसरा उनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, और थर्ड उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज ज्यादा होता है, वो सेंट्रली ऑक्युपाइड होता है। साइटोप्लाज्म का मेजर पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस ने कवर किया होता है। अच्छा, जैसे ही सेल डिवाइड करते हैं, इनकी डिवीजन से नए डॉटर सेल्स बनते हैं। सेल्स उसके बाद डॉटर सेल्स के अंदर इलोंगेशन होती है, सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, नई सेल वॉल मटेरियल बनती है इसके इसके अंदर। अच्छा, सेल डिवीजन के सेल डिवीजन की जो प्लेस होती है, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये रूट की एक ट्रांसवर्स कटिंग सेक्शन दिखाई गई है, कट सेक्शन है रूट कैप के अंदर। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इसके रूट कैप से थोड़ा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड होते हैं, इसी वजह से इसको जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहा जाता है। यहाँ पे वो सेल्स मौजूद हैं जो डिवाइड करते हैं। उसके बाद जोन ऑफ सेल डिवीजन से थोड़ा और ऊपर की तरफ जो है एक
सेकंड जोन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इलोंगेट हो रहे होते हैं, यहाँ पे सेल्स इलोंगेट हो रहे होते हैं, उनकी लंबाई में इजाफा हो रहा होता है। हालांकि इनकी जो स्पेशियल डायमेंशंस हैं उनके अंदर इतनी जो है वो थिकनेस में इजाफा नहीं हो रहा होता। यहाँ पे सेल्स स्पेशली जो सेल्स होते हैं ट्रेकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स, इनकी लेंथ में इजाफा हो रहा होता है। उसके बाद इसके ऊपर जो थर्ड जोन है वो है जोन ऑफ मैचुरेशन। और जोन ऑफ मैचुरेशन में जो है सेल्स मैच्योर हो रहे होते हैं। सेल्स की मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो अपने स्पेशल टिश्यूज को में डेवलप हो रहे होते हैं। स्पेशल टिश्यू जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और एपिडर्मस है। तो इस तरह की जो स्पेशल टिश्यू जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सेल जो है वो अपने स्पेशल टिश्यूज की में डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये जो तीनों फेजेस हैं ये प्लांट्स में चाहे रूट्स हो या प्लांट्स के अंदर चाहे शूट्स हो, तो ये उनके अंदर ये एग्जिस्ट कर रही होती है। जब जोन ऑफ इलोंगेशन है तो इसकी जो लेंथ है वो फ्यू मिलीमीटर होती है। इलोंगेशन के दौरान सेल का वॉल्यूम तकरीबन 150 फोल्ड 150 गुना तक इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह एक तो है पानी अपटेक बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी इसके अंदर जो रीज़न है, प्लांट्स के सेल्स में जो सेल वॉल है उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब प्लांट के सेल्स की प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है तो उनके ऊपर जो टर्गर प्रेशर है वो उसके ऊपर थोड़ा कम फील होता है, या उसके ऊपर एक प्रेशर का पोटेंशियल कम होता है, वॉल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ प्लांट्स के सेल्स के अंदर नया साइटोप्लाज्म तैयार हो रहा होता है और सेल वॉल का नया मटेरियल भी बन रहा होता है। और साथ ही जो मैचुरेशन है, मैचुरेशन फाइनल और लास्ट जोन होती है सेल्स की जो फेजेस हैं ग्रोथ के हवाले से, तो जिसमें सेल्स अपना पूरा साइज अटेन कर चुका होता है और सेल्स वो जो पिथ में कन्वर्ट हो चुके हैं या कॉर्टेक्स में या कुछ अदर टिश्यूज के अंदर वो मजीद इलोंगेट नहीं होते एक्सिस के, मतलब लंबाई के रूप में इलोंगेट नहीं होते। लेकिन कुछ फाइबर जैसा कि फाइबर्स, ट्रेकेट्स, ये अपनी लंबाई के रूप ज्यादा इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू देयर विड्थ। इनकी चौड़ाई के अंदर कम इजाफा होता है जबकि इनकी लंबाई में अच्छा खासा इजाफा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसको प्लांट्स की ग्रोथ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर हम स्टार्ट करें इसको जाइगोट से, जाइगोट जो कि मेल और फीमेल सेल्स की फर्टिलाइजेशन से बनता है, जाइगोट डेवलप होता है। तो जाइगोट बाद में मैस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है जो कि एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो बहुत ही मिनिएचर सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो के अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक उसका टर्मिनल पार्ट जिसे हम प्लोम्यूल भी कहते हैं, और एक उसका पार्ट रेडिकल कहलाता है। रेडिकल से रूट्स बनती हैं, प्लोम्यूल से शूट बनती है। प्लोम्यूल से जो शूट बनती हैं तो उसके अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम्स होती है, और इसी तरह रूट के अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेम्स होती हैं। तो एम्ब्रियो के अंदर लिहाजा ये दो किस्म के स्पेशल डिवाइडिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये फर्दर डिवाइड करते हैं, इससे मजीद जो है वो डिवाइडिंग टिश्यूज बनती हैं। एक इसे कोर के कैम्बियम बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, इससे लीफ प्राइमोर्डिया बनती हैं और बर्ड प्राइमोर्डिया बनती है। लीफ प्राइमोर्डिया डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं तो उनसे लीव्स बनते हैं, और बर्ड प्राइमोर्डिया से वो डिवाइड होकर लेटरल शूट्स बनते हैं। उसके अलावा शूट एपिकल मेरिस्टेम्स शूट की इलोंगेशन के में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जबकि एक जो इसमें हमने वेस्कुलर कैम्बियम का जिक्र किया है, गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने कहा था कि वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होकर दो किस्म के टिश्यूज बनाती हैं जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। और जबकि कोर के कैम्बियम में सेल्स डिवाइड होते हैं तो प्लांट्स की जो आउटर
एक्सटर्नल कवरिंग होती है, ये जो बाउंड्री होती है बहुत ही मजबूत किस्म की बार्क उससे डेवलप होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम्स। रूट एपिकल मेरिस्टेम्स में बेसिकली 3 किस्म के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। नंबर 1 पे कोर के कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड पेरिसाइकल। रूट के अंदर क्या कहेंगे, कोर कैम्बियम होती है और शूट के अंदर भी। ये दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि शूट हो या रूट हो, तना हो या जड़ हो, दोनों के अंदर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग का होना जरूरी है और दोनों की कवरिंग कोर्क ही होती है। तो कोर्क कैम्बियम में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके बार्क बनाते हैं, जो रूट्स की बार्क कहलाती है। इसी तरह वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करके रूट्स के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज है जाइलम एंड फ्लोएम उसको बनाते हैं। और पेरिसाइकल जो है ये डिवाइड करके बर्ड प्राइमोर्डिया बनाती हैं, जिससे लेटरल रूट्स निकलते हैं। उसके अलावा टैप रूट, आपने जिस तरह एक कैरेट का स्ट्रक्चर होता है, एक या रेडिश है कि इलोंगेटेड सेंट्रल थिक पोर्शन जो होता है किसी भी रूट का, कि उसका जो मेन पिलर होता है उसको हम टैप रूट कहते हैं, जो प्राइमरी रूट होती है। तो प्राइमरी रूट भी एक्चुअली रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है और थ्रू आउट द प्लांट लाइफ रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के अंदर एक्टिविटी होती रहती है, सेल डिवाइड होती रहते हैं और ऐसी सेल डिवीजन से टैप रूट की लंबाई में भी कॉन्स्टेंटली इजाफा होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत से प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करने के बहुत से फैक्टर होते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मदनियात, ये जिसे हम न्यूट्रिशन कहेंगे। जबकि प्लांट्स के इंटरनल फैक्टर्स में 2 फैक्टर यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे, जो कि हार्मोन और विटामिन। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आमतौर पर जो प्लांट्स हैं ये एक टॉलरेबल टेम्परेचर रेंज जिसे हम कहते हैं 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर जो है प्लांट की ग्रोथ की फ्लक्चुएशन आती है। और तकरीबन 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है कि यहाँ पे ऑप्टिमम ग्रोथ होती है प्लांट की। एक मुनासिब हद तक जो है पौधे अपने साइज में, अपनी ग्रोथ में इजाफा करते हैं। लेकिन अगर इस टेम्परेचर से, इस ऑप्टिमल टेम्परेचर से टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो ग्रोथ ना सिर्फ कम हो सकती है बल्कि रुक भी सकती है। मिसाल के तौर पे अगर 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर हो जाए सर्दियों में, तो बहुत से पौधे ऐसे हैं इस टेम्परेचर पे पौधों की ग्रोथ बहुत ही कम हो जाती है। और इन हॉट वेदर, गर्मियों के गर्म मौसम के अंदर अगर टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो इस दौरान पौधों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, बल्कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और हत्ता के 40 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए एनवायरनमेंट का, तो प्लांट की मौत ही वाकया हो सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो दूसरा फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है वो है लाइट। लाइट हमेशा से जो है इसने एक अहम रोल प्ले किया है प्लांट की ग्रोथ के हवाले से। लाइट का मतलब है कि इसकी कौन सी रोशनी के ऐसे लाइट की फ्रैक्शंस हैं जो प्लांट्स में एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रोशनी की मौजूदगी में ही होती है। अगर रोशनी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो आम तौर पर जो लाइट है वो प्लांट को 3 तरह से इफेक्ट करती है, एक इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। ये तीनों फैक्टर हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट इंटेंसिटी की।
तो अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी जाए, द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी प्रमोट द सेल डिवीजन। जितनी लाइट इंटेंसिटी रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होगी, प्लांट्स के अंदर उतनी ही ज़्यादा सेल डिवीजन होगी। इसी तरह प्लांट्स की जो रेड लाइट है, ये प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन के बाद सेल इलोंगेशन को प्रमोट करती है। रेड लाइट हमेशा सेल्स इलोंगेशन को प्रमोट करती है, जबकि ब्लू लाइट ये सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। लेकिन ये सेल डिवीजन को तो प्रमोट करती है, ब्लू लाइट सेल एनलार्जमेंट को रोकती है। इसी तरह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सिमिलरली इसी तरह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी प्लांट्स की इलोंगेशन को रोकते हैं। इसके लाइट इंटेंसिटी के अलावा लाइट की ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लांट्स की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर ये प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने में या फ्लावरिंग को सप्रेस करवाने में इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, तो जिसमें लाइट की ड्यूरेशन और जो कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने में इन्वॉल्व होती है, इसे हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। गुज़श्ता चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में आपने काफ़ी डिटेल से फोटोपीरियोडिज्म का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अच्छा, फैक्टर नंबर 2 में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि प्लांट्स को एक रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, फिर और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। लिहाजा प्लांट्स अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मिकदार भी दे दी जाए तो इससे भी प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। उसके बाद है जो थर्ड फैक्टर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो कंसंट्रेशन है, ये भी एक ऑप्टिमल हद तक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिकदार है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, उससे भी प्लांट्स की ग्रोथ रुक सकती है। और उसके बाद हम जिक्र करेंगे वाटर का, कि पौधे जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे, उनके सेल उतने ही ज़्यादा इलोंगेट होंगे, और प्लांट की जो ग्रोथ है, अगर वाटर उनको नहीं दिया जाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद न्यूट्रिशन, फिफ्थ नंबर पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्लांट्स के लिए एक मुनासिब मिकदार में मट्टी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा सॉइल के अंदर एक मुनासिब कंसंट्रेशन के अंदर, मुनासिब मिकदार के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी, अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ये ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान को क्या फ़ायदा है इस तरह के फैक्टर स्टडी करने का। भाई, इन तरह के फैक्टर स्टडी करने से ही पता चलता है कि जो पौधे हैं या जो फसलें हैं जिससे इंसान डायरेक्टली फ़ायदा हासिल करता है, अपनी खुराक हासिल करता है, तो उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। लिहाजा मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था, इवन अब भी यही बात बताता हूँ कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं सेकंड ईयर की बायोलॉजी में, वो तमाम के तमाम अप्लाइड हैं, अप्लाइड नॉलेज से रिट्रीव किए गए हैं, और सारे के सारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ प्रैक्टिकल हो और जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। जितनी भी बायोलॉजी है, ये सारी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन से, प्रैक्टिकल रिसर्च से ये नॉलेज हासिल होता है। अच्छा, इन प्लांट्स की ग्रोथ के हवाले से हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। तो प्लांट्स में कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, खासतौर पे हार्मोन्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इंड्यूस करवाते हैं, जैसा कि इंडोल 3 एसिडिक एसिड,
जो कि प्लांट्स के अंदर इलोंगेशन करता है। उसके अलावा हमने जिबरेलिन्स का जिक्र किया था, एब्सिसिक एसिड का जिक्र किया था, साइटोकिनिन का जिक्र किया था। और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर सेकंड नंबर पे है विटामिन। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में सिंथेसाइज होते हैं। अगर प्लांट्स अंधेरे के अंदर ग्रो करवाए जाएं तो प्लांट्स के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब प्लांट्स के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो इनडायरेक्टली उससे भी प्लांट्स की ग्रोथ